हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए ये अब हम नावल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा। हेलो प्यारी किटी, ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, पी कर मेरे लिए दुआ करना। अदम मुस्कुराता हुआ दूध की डिश को नीचे रखते हुए बोली थी। उसके डिश रखने से एक छोटी सी बिल्ली आकर उसमें से दूध पीने लगे थे। अदन खड़े होकर मुस्कुराता हुआ उसको देख रही थी और मुस्कुराकर वापस मुड़ी ही थी कि पीछे खड़े हुए रैम से टकरा गई थी। उससे टकरा कर गिरती उससे पहले ही रैम ने उसके कमर पर हाथ रखकर उसे गिरने से बचा लिया था। अदन जल्दी से उसका हाथ झटक कर पीछे हुई थी और रैम ने मुस्कुराता हुआ उसको देखा था और एक आंख दबाए थे। बहुत दूर ले जाऊंगा तुम्हें, आसमानों के उस पार, जहां मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई नहीं आ सकेगा। वो अदन को क्लास से खींच कर अपने करीब करते हुए उसके चेहरे पर आईलिड को फूंक मारकर पीछे करने की कोशिश करते हुए बोला था। अदन ने उसके फूंक मारने से आंखों को बांध काले था और रैम इसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया था। अदन ने अपनी आंखों को खोलते हुए उनकी तरफ देखा था और बेएहतियार ही उसकी आंखों में खुद को खोया हुआ महसूस करने लगे थे। मुझे क्यों इन आंखों में अपने लिए जज्बात दिखाई देते हैं अदन? मुझे ऐसा लगता है ये आंखें मुझसे बातें करती हैं, मुझे खुद की तरफ खींचती हैं। उसके माथे से अपना माथा टकाकर बोला था। अदन अपना दम साधे बस उसे सुन रही थी। अदन ना चाहते हुए भी खुद को उसके लिए बेबस महसूस कर रही थी। वो आंखों को बांध के भी बस उसे सुन रही थी, उसकी बातों में खो गए थे। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, मेरा पागलपन। उसके बालों में हाथ देकर उनको दबोचे हुए उसका रूह अपनी तरफ करता हुआ बोला था। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे रैम। अदा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी। तुम छोटे हो मुझसे रैम, समझने की कोशिश करो, हमारा कोई जोर नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करो। अदन उसे प्यार से समझाते हुए बोल रही थी। अदन, एक और लफ्ज नहीं, तुम जान लो कि मैं जान ले लूंगा तुम्हारी, तुम बस मेरी हो। उसे गले लगाकर खुद में बीच में बोल रहा था। रायम प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। वो उसे अपना छुड़वाने की कोशिश कर रही थी जो हो नहीं पा रहा था। अदन रायम अदन को खुद के गले लगाए खड़ा था जब पीछे से आवाज सुनाई दी थी और वो आवाज अंश शाह की थी, जो गुस्से से इन दोनों को देख रहा था। रायम ने अंश को देखने के बावजूद भी अदन को नहीं छोड़ा था और अदन रायम को पीछे धकेल रही थी, पर रायम की गिरफ्त मजबूत थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटे को हाथ लगाने की? अंश ने गुस्से से अदन का हाथ पकड़कर उसे रैम से दूर किया था। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, सच में बाबा। अदन रोते हुए अंश से बोलती और अंश ने उसे होनहार नजर से देखा था। दफा हो जाओ अदन यहाँ से, अभी के अभी, उसे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। अंश गुस्से से उस पर चलाकर बोला था और अदन रोते हुए 2 कदम पीछे हुई थी। आज जिंदगी में पहली दफा उसके बाप ने उसके साथ इस तरह से बात की थी। बाबा प्लीज मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच। अभी वो बोल ही रही थी कि अंश के अगले अमल से चुप हो गए थे। बाबा, अदा ने हैरत से अंश की तरफ देखा था। मामू, आपने क्यों हाथ उठाया? उस पर प्यार करती हैं हम एक दूसरे से और अदन मेरी है, सिर्फ मेरी, और मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करने वाला कि कोई मेरी अदन पर हाथ उठाए, आप भी नहीं। राइम गुस्से से अंश की तरफ देखा बोला था। जस्ट शट अप, दफा हो जाओ मेरे घर से और अब मुझे नजर मत आना तुम, वरना जान से जाओगे। अदन की शादी होने तक तुम मुझे जहाँ पर नजर ना हो, सुना तुमने? अंश के आवाज पर रैम ने गुस्से से उस तरफ देखा था और फिर एक नजर अदन पर डालते हुए वहां से जा चुका था। आज तक जिस अदन पर मुझे फहर था सब खत्म कर दिया तुमने। मेरा अदन, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। अंश अदन की तरफ देता हुआ बोला था, जो कि आंखों में बेशुमार आंसू लिए उसे देखे थे। बाबा ऐसा मत बोले, मैंने कुछ नहीं किया, सच में बाबा। वो रोते हुए अंश के पाँव में बैठ गई थी। मुझे पहले बता देती तुम अदन, तुम्हें रैम से मोहब्बत है तो मैं कभी इनकार ना करता, पर तुमने तो मुझे बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अंश गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला था, जो उसके पाँव में गिरी रो थे। बाबा झूठ बोल रहा है वो, मैं कभी भी आपकी जिद पर हर्फ नहीं आने दे सकती, सच में बाबा, प्लीज ना, ऐसे मत बोले। वो रो रही थी और अंश को उस पर तरस आया था, पर फिर से सब सोचकर गुस्से से लब बीच गया था। अब अगर मेरी इज्जत अजीज है तो चुपचाप शादी कर लेना, आप कोई भी तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अंश अदन की तरफ देखता हुआ बोलकर वहां से जा चुका था। नहीं बाबा, मैं कभी भी आपका तमाशा नहीं बनना चाहती, प्लीज बाबा मुझे माफ कर दें। अदन वहां जमीन पर बैठी रोने में मसरूफ थी। अंश कब का वहां से जा चुका था। अल्लाह जी, आप तो जानते हैं ना मैंने कुछ नहीं किया, मेरा दिल साफ है, मैं अपने मामा बाबा को कैसा दुख दे सकती हूँ? प्लीज अल्लाह जी, बाबा को बोले ना कि मत करे मेरे साथ इस तरह से। अदन रोते हुए हाथों में मुझ पा गई थी। आई हेट यू रैम, आई रियली हेट यू। सब बर्बाद कर दिया तुमने, मुझे बर्बाद कर दिया है तुमने रैम, मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जो मुझे बर्बाद कर गई? अदन रोते हुए बोल रही थी। अदन वहीं घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी और रोते रोते वक्त का पता ही नहीं चला था कि आधी रात गुजर चुकी थी, पर अदन वहीं जमीन पर बैठी खोई हुई थी। अदन अप्पो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उठ जाए ना। नीचे से राबेल, जो को अदन को ढूंढने आई थी, उसको इस तरह से जमीन पर बैठा देखकर चलाकर बोली थी, पर राबेल के बहुत ज्यादा हिलाने पर भी अदन नहीं हिल पाए थे। अदन अप्पो, क्या हो गया है आपको? राबेल रोते हुए बोल रही थी। अजलान, अजलान को बुला कर लाती हूँ।
राबेल दौड़ते हुए असलान के रूम की तरफ गई थी और डरते हुए असलान के रूम का दरवाजा खोला था और जहाँ पर वो औंधे मुंह सोया हुआ था। राबेल डरते हुए उसके कान से पकड़कर हिलाने लगे थे। असलान उठ जाए प्लीज, जल्दी जल्दी चले मेरे साथ। राबेल उसे जोर से हिलाते बोलते, क्या तकलीफ है, क्यों आई हो मेरे रूम में, क्यों चाहती हो कि मैं कुछ गलत कर लूँ। असलान जो सोया हुआ था राबेल पर आगे ही गुस्सा था, उसे देखकर सारी नींद उड़न हो चुकी थी। असलान प्लीज वो चले मेरे साथ। राबेल सब बातें इग्नोर करते हुए असलान को बोलते, दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें दिक्कत देकर बाहर निकालूं, जस्ट गेट लॉस्ट। असलान सीधा होता हुआ चलाया था। राबेल डर कर पीछे हुई थी। असलान वो अदन नपो प्लीज, अदन अब्बा को पता नहीं क्या हो गया है। राबेल असलान के डर से कांपते हुए लहजे में बोलती, क्या मतलब है, क्या हुआ है उसे। असलान सीधा होता उसके पास आया था। वो कमरे में नहीं है तो मैं उनको ढूंढने गई थी, वो वहाँ। राबेल रोते हुए इशारा करती, कहाँ है वो, चलो। असलान को साथ लेकर चलते हुए बोला था और फिर राबेल के बताने पर छत पर आया था जहाँ पर अदन जमीन पर पड़ी हुई थी और तकरीबन ठंडी बर्फ हो चुकी थी। अदन उठ जाओ यार, असलान उसके हाथ मलते हुए बोल रहा था। असलान नपो को नीचे लेकर जाए, डॉक्टर को कॉल करने। राबेल असलान को बोल थी। असलान ने जल्दी जल्दी से अपनी बाहों में उठाकर नीचे की तरफ दौड़ लगा दी थी। नीचे जाकर उसे बिस्तर पर लेटाकर डॉक्टर को कॉल की थी जल्दी से, और राबेल अदन के पास बैठी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर मल रही थी। क्या हुआ है उसे, असलान। हया परेशान सी अदन के पास बैठी हुई असलान के डॉक्टर को वापस छोड़कर आने के बाद बोलती, कुछ नहीं माम, डॉक्टर बोल रहा था शायद किसी टेंशन की वजह से बेहोश हो गई हैं और अब तो बाहर भी है, पता नहीं ऊपर क्या करती इतनी रात को। वो तो राबेल ने देख लिया वरना ऊपर ही पड़ी रहती है। असलान परेशान था, अदन की तरफ देखता हुआ बोला था, पता नहीं क्या हुआ है उसे मामा, मैं खुद परेशान हो चुका हूँ, आगे तो बिल्कुल ठीक थी, फिर पता नहीं। असलान के बोलने पर अंश उसको देखा था। अंश बस खामोश खड़ा उसको देख रहा था। जान सी प्यारी बेटी को आज इतनी तकलीफ में देखने के बाद भी अंश चुप था। ठीक है तुम जाओ आराम करो, और राबेल बेटा आप भी अदन के साथ लेट जाओ, हया राबेल को देखकर बोली थी जो कि परेशान से खड़ी थी। हया ने अंश की तरफ देखा था जो एक नजर अदन को देखकर वापस मुड़ गया था। हया अंश के रवैये से हैरान हुई थी और अदन की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। असलान भी अदन को देखकर अपने कमरे में चला गया था। अब राबेल भी लेट गई थी। बाबा मैंने कुछ नहीं किया, सच में बाबा, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ सकती। हया अदन के माथे पर पैर देकर जाने लगी थी कि उसके बोलने पर चुप करके बस खुद देखने लगी थी। जी मेरा बच्चा रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद चिल्लाते हुए बोलती, और जब उसे लगा कि वो सुकून में है तो उठकर बाहर निकल गई थी। जब हया वापस आई अपने कमरे में तो देखा था कि अंश बैठ कर से टेक लगाकर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। उसकी इस हरकत पर हया ने लब बीचे थे। अंश क्या कहा है आपने अंदर से, क्यों परेशान है वो, बताएं मुझे। हया अंश को देते हुए गुस्से से बोलती, सो जाओ चुप करके। हया मेरा दिमाग आ गई खराब है और मत करना। अंश गुस्से से उठकर बाहर बालकनी में चला गया था। क्यों दिमाग खराब है आपका, क्या हुआ है आपके और अदन के बीच जो वह इतनी तकलीफ में भी पर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बताएं मुझे अंश। हया उसके बाजू से थाम कर उसका रूह अपनी तरफ करता बोलता। अंश ने गुस्से से उसे सब बताया था। मुझे अपनी बेटी पर यकीन है, आपको हो या ना हो मुझे यकीन है वो सच बोल रही है। हया अंश की बात सुनने के बाद उसकी तरफ देता हुआ बोली थी, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है हया। अदन उसे गले लगी हुई मिली थी। अंश गुस्से से रेली पर मुक्का मारते हुए बोला था, अंश आपने भी तो बहुत दफा जबरदस्ती ये सब किया ना, आप तो सब जानते भी है ना, कैसे कह सकते हैं अदन गलती है, शायद उससे रैम ने जबरदस्ती की हो, शायद नहीं मुझे यकीन है। हया अटल लहजे में उसकी तरफ देखता हुआ बोलती, हया पागल हो चुकी हो तुम, हमारा मामला और था, तुम नाकाम में थी मेरे। अंश आंखों में बेजारी लिए बोला था, अंश आप भी तो कहीं दफा। वो भी बोल रही थी कि अंश ने उसकी बात काट दी थी। चुप, बिल्कुल चुप हया, अब एक और लफ्ज नहीं सुनना तुमने, जान से जाओगी मेरे हाथों। अंश गुस्से से उसका बाजू दबोचे हुए उससे अपने सामने करते हुए घुराया था। हया ने हैरत से उसकी तरफ देखा था जिसका रवैया आज से पहले फिर से पिछले अंश की तरह हो गया था। अंश मुझे दर्द हो रहा है, क्यों कर रही हैं आप ऐसा। हया बेबसी से उसकी तरफ देखकर बोलती है, अदन का समझा दो, कोई तमाशा नहीं चाहता मैं। अंश एक लफ्ज चुबा कर बोला था। अंश वो बेकसूर है और लोगों से प्यार होता भी रैम से तो मैं उसका साथ देती, मेरे लिए मेरी बेटी की हवाई से बढ़कर कुछ नहीं है, इस दुनिया की बातें भी नहीं। हया भी गुस्से से अंश की तरफ देखते हुए बोलते, हया सोचना भी मत, अगर कोई भी ऐसा कदम उठाया तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। अंश के उसकी आंखों में देखते हुए बोला था। हया ने हैरत से अपने मुंह पर हाथ रख लेता और आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखा था। अच्छा किया मुझे मेरी औकात बताकर। हया आराम से अंश का हाथ अपने बाजू से हटाया था जो कि हया की बात से ढीला पड़ चुका था और अंदर की तरफ बढ़ गए थे। अंदर आकर अपने सर पर आकर लेट गए थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे। आज जिंदगी के इस मोड़ पर आपने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से बोल दी अंश, मैं सोच भी नहीं सकती थी। हया अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को कंट्रोल करने की कोशिश करती। अंश अंदर आया था और आकर अपनी जगह पर लेट गया था। हाथ बढ़ाकर हया को तरफ खींचने की कोशिश की थी। हया ने उसका हाथ झटक दिया था। डोंट टच मी अंश। हया उसके दोबारा हाथ बढ़ाने पर गुस्से से उठकर बैठते हुए अंश की तरफ देखा बोलती और उठकर बाहर की तरफ जाने लगे थे।
حیا کہاں جا رہی ہو؟ واپس آؤ جلدی۔ حیا کو دروازے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر انس چلایا تھا۔ انس کی بات انسنی کرتے ہوئے حیا وہاں سے نکل گئی تھی اور عدن کے روم میں جا کر اس کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ حیا نے محسوس کیا کہ عدن کا بخار اور بھی تیز ہو گیا تھا۔ حیا بے چینی سے اٹھی تھی اور ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے کر آئی تھی اور اس کے سر پر ڈھک کر ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کرنے لگے تھے۔ ساری رات اس نے پریشانی میں گزار دی تھی۔ حیا پریشانی سے انس اور عدن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسے اذانوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ عدن کے سر پر پیار دے کر اٹھ گئی تھی اور وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ اللہ اب تو ہی کوئی راستہ نکال دے، میرے تینوں بچوں کو اپنے ایمان میں رکھنا، ان کی حفاظت کرنا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ این بیٹا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں آپ پر پورا یقین ہے، بس میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی میری بیٹی پر الزام لگائے۔ کل کو پڑھی بھی ہے، بہت اچھے ہیں وہ سب، اس لیے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے میں نے۔ جلال صاحب کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے تھے، آپ فکر مت کریں، آپ جانتی تو ہے نا، ان کا ساتھ ہی تو رہتے ہیں نا، ہمارے گھر کے سب بہت ہی اچھے ہیں، بس ان کے 2 بیٹے گاؤں میں ہیں، ہم جلدی سب سے ملنے جائیں گے۔ جلال صاحب نے اپنی بیٹی اور بیوی دونوں کو تسلی دی تھی۔ اللہ صاحب بہتر کر دے گا جلال، بس ہماری این خوش رہے۔ مسز جلال این اور پری دونوں کو اپنے ساتھ لگا کر بولتی، ماما اب جلد ہی این کی شادی ہوگی۔ واؤ! پریشا مسکراتا ہوا مسز جلال سے بولتے، ہاں 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 جی بچے، ہم این کو اب رخصت کر دیں گے، پر میں اپنی پری کو ابھی نہیں بیچنے والی۔ مسز جلال اسے اپنے ساتھ لگا کر بولتے، اوف مام تھینکس، ویسے بھی سڑے ہوئے سے اتنی جلدی شادی کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پری مسز جلال کے گال پر کس دینے کے بعد دل میں سوچتے ہوئے خود سے بولتے، میں تو سوچ رہی ہوں کہ اب رامش کے لیے بھی کوئی ڈھونڈ ہی لوں، کوئی جلدی ہی تمہاری سیٹنگ ہوتی ہے تو میں نے تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کر لینی ہے۔ مسز جلال رامش کی طرف دیتا بولتی، جس پر وہ مسکرا دیا تھا، ماما بابا کے لیے بھی کوئی پسند کریں گی نا آپ؟ رامش ہنستے ہوئے جلال صاحب کی طرف دیتا ہوا بولا تھا، رامش تم کیوں چاہتے ہو کہ میں تمہیں 2 تھپڑ لگاؤں؟ مسز جلال ہنستے ہوئے رامش کی طرف دیکھ کر بولتی اور جلال صاحب بھی مسکرا دیے تھے، سب بھی ہنسنے لگے تھے۔ سب این کو ہنستا ہوا دیکھ کر ہلکے پھلکے ہو گئے تھے۔ میرے بچے ہمیشہ خوش رہیں بس، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیتا ہوا بولے تھے۔ چلیں سب حویلی کے لیے نکلنا ہے ہمیں آج۔ سبھی اپنے اپنے بیگز کو تیار کیے ہوئے کھڑے تھے کیونکہ سب نے یہاں سے شاپنگ کی تھی۔ دادا آپ لوگ بھی تو کہیں شاپنگ کرنے تو نہیں آگے؟ سب ابھی ہنستے ہوئے سامنے سب حویلی والے کو دیتے ہوئے بولتے، آئیں بابا آپ سب لوگ۔ فریہ اور حیا ان سے ملی تھی، ہمیں حاضر نے بلایا ہے یہاں پر۔ اکبر صاحب حاضر کی طرف دیتا ہوا بولے تھے، جی بابا کیونکہ مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ فریہ، حیا، زویا تم تینوں بھی آ جاؤ، وہاں سب بھی موجود تھے، تم سب لڑکیاں اوپر جاؤ، چلو شاباش، جو بات ہوگی نا پتہ چل جائے گی۔ انس، ابیر، مہر، امل اور سیرت کی طرف دیتا ہوا بولے تھے، اور باقی رابل اور عدن دونوں ہی کمروں میں تھے۔ اوف بابا حضور، ابھی وہ بول رہی تھی کہ عدن کے گھوڑنے پر بھاگ گئی تھی، پھر حاضر نے سب کو کل والا پورا واقعہ بتا دیا تھا۔ بابا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بڑے ان کے گھر جائیں اور تمام باتیں کر کر آئیں تاکہ ان کی بیٹی کو عزت سے رخصت کر دیا جائے، اور نقاب بھی دوبارہ سب کے سامنے پڑھا دیں گے تاکہ کسی کو کچھ شک نہ ہو، اور یہ بات ہم سب بڑوں میں رہے تو بہتر ہے۔ بس سب کو بتا دیں گے ہمیں عاشق کے لیے لڑکی پسند آ گئی تھی، اس لیے سب طے کر دیا تھا۔ حاضر کے بولنے پر سب نے اس کی آئیڈی کو سراہا تھا۔ جی لالا، بات تو بالکل ٹھیک کہی آپ نے، ایسا ہی کرتے ہیں، اب ہم سب مل کر جائیں گے اور ایک چھوٹی سی رسم کر کر آتے ہیں، پھر شام کو حویلی بھی نکلنا ہے اور ان کو دعوت بھی دے آتے ہیں تاکہ انہیں اس طرح سے کچھ سکون رہے گا۔ اکبر شاہ بولے تھے، جی بابا بہتر ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے حاضر لالا کے فیصلے پر۔ امن شاہ مسکراتا ہوا ان کی طرف دیکھا بولا تھا، میں معافی چاہتا ہوں آشا اور تم سے، بس حاضر شرمندہ سے بولا تھا، نہیں لالا ایسا کچھ نہیں ہے، ہم خوش ہیں، آپ نے بہترین فیصلہ لیا ہے۔ آشا بھی مسکراتا ہوا بولی تھی، لڑکے آپ باہر گارڈن میں چلے گئے تھے، بابا چلیں اب ہم ان کے گھر کچھ تیاریاں مکمل کر لیں، بس طالب آتا ہوگا مٹھائیاں وغیرہ لے کر۔ انس مسکراتا ہوا بولا تھا اور مسکراتے ہوئے اس کی نظر حیا پر پڑتی جو کہ عائشہ سے بات کرتی ہے۔ انس کے دیکھنے پر اس کی طرف دیکھا تھا اور لب چباتے ہوئے واپس اپنا روح عائشہ اور ہنا شاہ کی طرف کر دیا تھا۔ انس نے بھی اپنا روح دوسری طرف کر لیا تھا اور پھر طالب کے آنے پر سب کھڑے ہو کر جلال خاندادہ کے گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ کچھ سال پہلے آج ازلان، رابیل، عمل کا نکاح تھا اور سبھی خوش تھے۔ چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی کیونکہ بچے چھوٹے تھے۔ رابیل اور ازلان کا نکاح ازلان کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ ابھی نکاح ہونے میں وقت تھا۔ امان پریشان سا ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں عمل سے بات کرتا ہوں، شاید وہی انکار کر دے۔ امان کچھ سوچتے ہوئے اس کے روم کی طرف گیا تو امان عمل کے روم میں گیا تو سامنے ہی تیار سفید رنگ کے فراق پر سرخ رنگ کا دوپٹہ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی نکاح میں وقت تھا اس لیے اکیلی بیٹھی آشا کا انتظار کر تھی، اسی نے تو اس کو یہاں سے نیچے جہاں کا نکاح تھا وہاں کو لے کر جانا تھا۔ میں آ سکتا ہوں اندر؟ امان عمل کی طرف دیتا ہوا بولا تھا جو کہ شما کا اپنا سر جھکا گئے تھے۔ امان نے دیکھا تھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت لگے تھے، اس طرح دیکھ کر یہ دفعہ دل دھڑکا تھا۔
पर ना आगे आगे थी। मुझे तुमसे बात करनी है अमल, वो अमल की तरफ देखता हुआ बोला था। क्या तुम इस निगाह से खुश हो? अमान पहले से देखते हुए बोला था, जो सर को नीचे झुकावे अपनी मुट्ठियों को, अपने हाथों को मसल रहे थे। उसके बोलने पर सर उठाकर देखा था और हाँ में साड़ी लाया था। उसके हाँ कहने पर अमान का गुस्सा हाई हो गया था। पर मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम इनकार कर दो इस रिश्ते में, और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। सुना तुमने? अमान उसका बाजू दबोचे उस पर घुराया था। नहीं, मैं इनकार नहीं करने वाली। अमान, मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। फूफा हमेशा बोलती थी आप मेरे हैं। अमन नम लहजे में अमान को देते हुए बोले थी, डैमिट, तुम नकाश से इनकार करोगी आज, वरना तुम्हें ऐसे सजा दूंगा कि याद रखोगी तुम्हारी वजह से ही मामा ने मुझे फोर्स किया है। तुम्हें प्यार है तो मैं क्या करूँ? अमान उसका बाजू छोड़ते हुए उस पर चीखा बोला था। अमन ने खुद को संभाल कर उसकी तरफ देखा था, जो गुस्से से उसे देखते हुए बाहर की तरफ निकल गया था। अम्मल रोते हुए वहीं बेड पर बैठ गई थी। अम्मल बच्चे, आशा की आवाज पर अम्मल ने अपने आंसू साफ किए थे। जी मामा जी। अम्मल जबरदस्ती मुस्कुराई थी आशा को देखकर। चलो चलें, तुम्हें लेकर जाना है। आशा उसे बाहर लेकर गई थी। फिर थोड़ी देर बाद असलान और राबेल, अम्मल और अम्मान का निकाह हुआ था। अम्मान गुस्से से अम्मल को देख रहा था, जो उसकी तरफ बैठी हुई थी। अम्मल सर को झुकाए हुए बैठी थी और जिनी ने आकर पहले अम्मल और फिर अम्मान को प्यार दिया था। अब तुम देखती जाना, ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी भूल नहीं पाओगे तुम। पर अभी नहीं, थोड़े वक्त बाद। अम्मान पुर इस राह से मुस्कुरा दिया था और फिर निकाह के ठीक 2 दिन बाद अम्मान बिन बताए सबको वापस लंदन चला गया था। जिनी ने और तबरेज ने सबको मुश्किल से संभाला था। अम्मल उदास हो गई थी, पर उसने खुद को संभाल लिया था। उफ अल्लाह, आशा लाला आपकी भी शादी हो जाएगी, क्या ही मजे होंगे ना। इस दफा तो अबी और मेहर हंसते हुए दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर बोले थे। सब अदन के कमरे में बैठे हुए थे और अदन को बाहर था। हाँ हाँ हाँ, आशा तो बड़ों से भी जल्दबाजू ले गया है, हम तो रह गए कवाड़े बेचारे। और आशा साहब अपनी दुल्हन ले उड़े हैं। माज हंसते हुए बोला था। आप कब कवाड़े हैं? आपकी भी तो शादी है ना इस बेचारी इशक से। वैसे क्या ही बात हो, जब आप जैसे सड़े इंसान से इस जैसी हसीन लड़की की शादी होगी। एक आप हैं और एक वो शाजल, दोनों ही एक नंबर के सड़े हुए हैं। मैं अबीर मुंह बनाकर बोल थी। सभी इसकी बात पर मुस्कुरा देते। अदन में साथ बैठी हुई फीका से मुस्कुरा देते। अदन चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं, फिर शाम को हवेली के लिए निकलना है। शाहजर और असलान अंदर डाले हुए थे और असलान अदन की तरफ देखता हुआ बोला था, नहीं मुझे नहीं जाना, अब ठीक हूँ मैं, तुम फिक्र मत करो। अदन बेड ग्राउंड से टेकल लगाकर बैठी हुई थी। अदन, मामा ने बोला है यार चलो। शाबाश, अपनी तरफ देखो, एक दफा क्या बनी हुई हो। शादी है 2 दिन बाद तुम्हारी, और तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। असलान, मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे नहीं जाना। अंदर नाम में सारी लाते हुए बोल थी। ओके तुम्हारी मर्जी। अजलान से देता हुआ एक नजर रबेल की तरफ देखा था, जो उसे ही देख रही थी। अजलान से इग्नोर करते हुए अदन से मुहातब हुआ था। शाहजहां ने अबी को घूर कर देखा था और लाइट ब्लू कलर की कमीज प्रो से पहने हुए, दुपट्टा कांधे पर फैलाए बालों की छोटी सी पोनी बनाकर अपना सर झुकाए बैठी हुई थी, जैसे उससे शरीफ कोई ना हो। लोग पता नहीं अब चुप क्यों हो गए हैं, आगे तो बड़ी बातें कर रहे थे ना। सरा हुआ और पता नहीं क्या गया। कौन सरा हुआ है महर, बता दो मुझे भी। राजो ने जावर जोरदार मुस्कुराता हुआ अबी की तरफ देखा बोला था, जो उसके बोलने पर घूर कर देख रहे थे। हाँ 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 लाला, आप क्यों चाहते हैं कि आप शादी से पहले गंजी हो जाएं और आपकी बीबी बच्चे आपको बाल भी देखने नसीब ना हो। मैं हंसी थी और जावर की बात पर। असलान और शाहजहां सामने बैठी चेयर पर बैठे हुए थे और असलान के बिल्कुल सामने राबेल थी। उसके एक साइड पर अदन और दूसरी साइड पर अबीर बैठी हुई थी। बेड के दूसरी साइड पर महर और सीरत थे। सामने सोफे पर जावर, मास, हादी और आशर थे। मैं बड़े बाबा को लेने जा रहा हूँ, आते हैं, थोड़ी देर हो जाएगी। आज हरम लोगों की फ्लैट है ना। असलान उठते हुए बोला था। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शाहजहां उसके साथ उठा था। मैंने सब सुन लिया है, कौन सड़ा हुआ है और कौन नहीं। अब जल्दी ही सबको बताऊंगा मैं कितना सड़ा हुआ हूँ। शायद जाते हुए पीछे मुड़कर अबी की तरफ देखता हुआ बोला था और फिर बाहर के लिए निकल गया था। अबी ने अपना हाथ काट किया था और शायद की तरफ देखा था, जिसकी आंखें अबी को बढ़ती हुई महसूस हुई थी और उसने जल्दी ही अपनी आंखों को झुका लिया था। उससे अपना दिल जोर से स्पीड से दौड़ता हुआ महसूस हुआ था। हा हा हा, सबके कह के एक साथ गूंजे थे। अबी ने बार पर पड़े हुए कुछ उठाकर सामने बैठे हुए साबर और आशा को मारते, जो हंस हंस का बेहाल हो रहे थे। बहुत बदतमीज है आप लाला, और हादी लाला आप भी उनके साथ शामिल हो गए हैं। अभी भी मुंह बनाकर जावर को बोलता हुआ हादी से मुहातब हुई थी। इंसान में जो चुप थी वो थी अदन, जिसको कोई भी होश नहीं था, बस अपनी ही सोच में गुम बैठी हुई थी और बैठे बैठे अब आंखों को बंद कर लेता। अदन अप्पो तो सो गई हैं। सीरत अदन की तरफ देखता हुआ बोलती। सीरत की आवाज सुनकर हादी ने उसकी तरफ देखा था, जो आज इतने दिन बाद सीरत को देख रहा था, वरना शॉपिंग मॉल वाले दिन से उसको दिखाई नहीं दी थी। कुछ वो और माज अपने काम में मसरूफ है। सीरत को जब खुद पर किसी की नजरों की तपश महसूस हुई तो उसने सामने देखा था, जहाँ पर हादी उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सीरत ने खुद को कंट्रोल किया था और अपना रूह फेर लिया था। हादी की नजरें अभी भी उसी पर थी। हादी चलो चले हम। मास हादी को सीरत को देता हुआ देखकर गुस्से से बोला था। हादी मास के बाप पर सर हिलाकर उसके साथ उठ गया था। अमान, लाला कहाँ गए हैं? महर के बोलने पर अमल ने उसकी तरफ देखा था। काम के सिलसिले में गए हैं और वैसे भी वो यहाँ एक फ्लैट खरीद रहा है ताकि काम करे और फिर वहीं पर सेटल हो जाएगा।
وہ और बड़े बाबा और बड़ी मामा तो हवेली रहने वाले हैं ना, सीरत उनकी तरफ देखता हुआ बोल रही थी। अम्मा ने अमान के जिक्र पर उसकी तरफ देखा था, उसकी बात सुनकर चुप कर गई थी। वो यहाँ तो हर कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा है, एक घर बड़े बाबा का, एक छोटे बाबा का, एक छोटे बाबा का फ्लैट। अब अमान लाला का भी, अमान लाला का यानी कि हमारी अमल का। वो अमल तुम्हें जल्दी मुबारक हो, अब फ्लैट ले लिया है तो मतलब तुम्हें भी वहाँ पर ले जाएंगे। अभी हंसता हुआ बोलती, अभी तुम्हारी जुबान बहुत ज़्यादा चलती है, इस पर थोड़ा कंट्रोल रखो वरना शादी के हाथों किसी दिन कुछ गलत करवा लोगी। और वैसे भी अमल भी छोटी है, उसकी ग्रेजुएशन ताकि कुछ तो नहीं हो सकता। हाँ तुम्हारा कोई पता नहीं है। राबेल हंसते हुए अबी को चिढ़ा रहे थे। उफ राबेल अपो, ऐसा सोचना मेरी माता, मैं रो रो कर अपना बुरा हाल खा लूंगी अगर इस तरह। क्या किसी ने भी अबीर मुंह बनाकर राबेल की तरफ देता बोली थी। चलो यार इनकी तो अपनी बातें शुरू हो चुकी है, हम दोनों भी चलते हैं। जाबर आशु को बोला था और वो दोनों बाहर निकल गए थे। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा रोना कौन देखेगा, और वैसे भी तुम अमल से बड़ी हो, पहले तुम और फिर महर और अमल। राबेल ने हंसते हुए सिर के हाथ पर हाथ मारा था। वो तीनों हंस दिए थे और बी ने मुंह टेढ़ा कर लिया था, जबकि महर के चेहरे का रंग शादी लफ्ज से ही उड़ चुका था। तुम्हें क्या हुआ है महर? सीरत उसकी उड़ी हुई रंगा देखा बोलती, कुछ नहीं, बस वैसे ही मुझे शादी नहीं करनी। महर बामुश्किल हंसते हुए बोलती, शादी तो सबकी होगी ना, और तुम्हारी भी, हम लड़की को कोई नहीं पूछेगा, बस कर देंगे शादी, बस कर देंगे शादी। सीरत हंसते हुए एक तरह से बोलती, उसके बाप पर सब चुप कर गए थे। मैं अपनी थोड़ी सी चीजें रह गई हैं वो देख लूँ, फिर शाम तक निकल सब आ जाएंगे, फिर खाना खाकर हवेली के लिए निकल जाएंगे सब। सीरत बोलते हुए उठ गई थी। अदन अपो, आपका बाहर आप ठीक है ना? अभी के बोलने पर राबेल चेक किया था। हाँ अब तो ठीक है, पता नहीं अब वो क्या हो गया, इस तरह से हो गई है, बस जल्दी से ठीक हो जाए। राबेल अदन की तरफ देता हुआ बोलती, हो जाएंगे ठीक है। अभी मुस्कुराता हुआ बोलकर बाहर निकल गई थी। पता नहीं कौन था वो, कैसे ढूंढूंगी मैं उसे, मैं सोच रही थी, और फिर अपनी सोचों को झटक कर राबेल और मैं की तरफ मतवज्जो हो गई थी, जो कि शॉपिंग बैग्स बाहर निकाल कर उसे दूसरे बैग में रख रहे थे।